दोस्तों, प्रधान शिक्षक के परीक्षा हेतु डीएलएड के सिलेबस का 3 टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको चौथे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं और वो चौथा टॉपिक है दोस्तों, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ। दोस्तों, इस टॉपिक का यह पहला क्लास है। दोस्तों, जो टॉपिक बड़े होते हैं उसे मैं आपको 2 क्लास में क्लियर कर रहा हूं और ये भी टॉपिक बड़ा है। ये आज पहला क्लास है, सेकंड क्लास में इसे पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आज इस पहले क्लास में जिस बात की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, यानी जो टॉपिक है विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका एवं प्रभावों की समझ। दोस्तों, इसमें मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि समाजीकरण क्या है, इसकी परिभाषाओं के बारे में आपके साथ जिक्र करूंगा। साथ ही विद्यालय के बारे में आपको बताऊंगा, इसके भी परिभाषाओं को एक बार फिर हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने विद्यालय की परिभाषाओं के बारे में जानकारी अर्जित की थी, यहाँ फिर से उसके बारे में हम क्लियर होंगे और साथ ही साथ जो समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय के जो भूमिका है उस पर चर्चा करेंगे, मूल रूप से कि विद्यालय समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है। साथ ही साथ दोस्तों, समाजीकरण के लिए विद्यालय के क्या कार्य हैं, इन बातों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। अगले वीडियो में मैं आपको विभिन्न कारकों की भूमिका और इसके प्रभावों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए हम लोग एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका और प्रभावों की समझ, इसके अंतर्गत पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सेकंड क्लास जो इसका होगा, जो सेकंड क्लास होगा, उसमें मैं आपको किन बातों को क्लियर करूंगा वो मैं पहले आपको बता देता हूं। तो उसमें क्या है, विभिन्न कारकों की भूमिका जो देख रहे हैं और प्रभावों की समझ। अब देखिए, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत जो इसके कारक हैं, उनकी क्या भूमिका है समाजीकरण में और उसका क्या प्रभाव है, इन सब के बारे में मैं आपको सेकंड क्लास में बताऊंगा। तो फर्स्ट क्लास में जो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं, इस फर्स्ट क्लास में वो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। तो देखिए, फर्स्ट क्लास में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह है कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत समाजीकरण के बारे में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि समाजीकरण का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाओं के बारे में बताऊंगा, समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा और विद्यालय जो आप देख रहे हैं इस विद्यालय के बारे में आपको क्लियर करूंगा कि विद्यालय की परिभाषा एक बार फिर से मैं आपको आज बताऊंगा और साथ ही साथ दोस्तों, विद्यालय के समाजीकरण में क्या भूमिका है इसके बारे में आपको क्लियर करूंगा। साथ ही समाजीकरण हेतु जो कार्य हैं विद्यालय के, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समाजीकरण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरा मैं यहाँ पर आपके लिए लिख दिया हूँ। समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह सामाजिक प्राणी बनता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, अब सामाजिक प्राणी बनता है कौन, तो जैविक प्राणी में सामाजिक गुण का विकास होता है और वो सामाजिक प्राणी बन जाता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति जो है समाज और संस्कृति के बीच रहकर विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखता है और इसे क्या बोलते हैं, जो सीखता है सामाजिक गुणों को, इसे सीखने की प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सामाजिक प्राणी कैसे बनता है मनुष्य, इसके बारे में भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सामाजिक प्रक्रिया के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि समाजीकरण द्वारा संस्कृति, सभ्यता तथा अन्य अनगिनत विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी, ध्यान दीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और जीवित रहती है। दोस्तों, मैंने आपको बताया है
कि विद्यालय जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्या? तो समाजीकरण द्वारा जो संस्कृति और सभ्यता को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने की जो प्रक्रिया है उसमें विद्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बातें मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको क्लियर भी किया है, जब मैंने आपको शिक्षा, विद्यालय और समाज के बारे में जो टॉपिक क्लियर किया था उसमें इस बात की चर्चा की थी। देखिए, बच्चों का सामूहिक जीवन के दौरान जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया जिसके द्वारा उसका क्रमिक विकास होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समाजीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर ये परिभाषा जो है, ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपका समाजीकरण का, कि बच्चे का सामूहिक जीवन के दौरान जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया जिसके द्वारा उसका क्रमिक विकास होता है। ध्यान दीजिए, क्रमिक विकास, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। यहाँ पर यह कंसेप्ट क्लियर हुआ समाजीकरण के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि समाजीकरण की परिभाषा। अब समाजीकरण की परिभाषा से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और कुछ जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर नोट किया है और उसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, इसमें जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो है कुक का। किनका? कुक का। तो कुक के अनुसार क्या है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि बालक सामाजिक दायित्वों को स्वयं ग्रहण करता है तथा समाज के विकास में योगदान देता है। यह किसका कथन है? कुक का। ध्यान दीजिए, समाजीकरण की प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि बालक क्या करता है? सामाजिक दायित्वों को स्वयं ग्रहण करता है और समाज के विकास में योगदान देता है। अब चलते हैं, ग्रीन ने क्या कहा है। ग्रीन ने समाजीकरण की परिभाषा देते हुए क्या कही है? तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मा एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। समाजीकरण इतनी बड़ी प्रक्रिया है दोस्तों, समाजीकरण के बिना कुछ भी संभव नहीं। ये ग्रीन के अनुसार तो क्लियर हो रहा है, क्योंकि जो सांस्कृतिक विशेषता है, जो आत्म एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से आ रही है? वो समाजीकरण से। ये ग्रीन के अनुसार है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हैं फीचर के अनुसार। फीचर ने क्या कहा है? तो समाजीकरण प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप, देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फीचर के। तो समाजीकरण प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है। यानी जिस तरह के सामाजिक व्यवहार होता है अपने आप को उस तरह से ढाल लेता है। ये फीचर के अनुसार है दोस्तों। अब रॉस के कहना है, रॉस ने क्या कहा है ये देखिए। तो सहयोग करने वाले लोगों में अहम की भावना का विकास और उसके साथ काम करने की क्षमता तथा संकल्प को समाजीकरण कहते हैं। टोटल जो आप यहाँ पर समाजशास्त्रियों ने जो बातें कही हैं उसे आप नोट कर लें। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब है न्यू मेयर के अनुसार। अब देखिए, न्यू मेयर ने क्या कहा है। तो एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणों के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। सामाजिक प्राणों के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया समाजीकरण है। ये किनका है कथन? न्यू मेयर का। अब जॉनसन के बारे में देखते हैं कि जॉनसन ने क्या कहा है। तो देखिए, जॉनसन के अनुसार, जॉनसन के मतानुसार यहाँ पर बात करें तो समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वालों को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है दोस्तों। ये जॉनसन ने कहा है। वहीं पर अब देखिए, हार्टल और हार्टल के समाजीकरण की परिभाषा देते हुए इन्होंने, हार्टल और हार्टल ने समाजीकरण की परिभाषा देते हुए जो बातें कही हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय के आदर्शों के अनुकूल बनाता है। यानी अपने आप को वो समाज में बाकी जो उनके सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, जो समाज का कल्चर चला आ रहा है, जो समाज की व्यवस्था है, उसके अनुसार अपने आप को ढालते हैं। यह वह प्रक्रिया है। ये बातें किसने कही है? तो हार्टल और हार्टल ने।
तो दोस्तों अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, समाजीकरण की प्रक्रिया। देखिए, इस समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत मैं आपको क्लियर करता हूँ इसके बारे में क्या है। देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया, जब बच्चा जन्म लेता है तो ना वह सामाजिक होता है और ना असामाजिक होता है। धीरे धीरे वह समाज के संपर्क में आता है और जैसे ही संपर्क में आते चला जाता है, वैसे वैसे उसमें सामाजिक या असामाजिक गुण विकसित होने लगते हैं। बच्चा जब इस संसार में आता है तो वह इस समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं से अज्ञान होता है, अनजान होता है, परंतु जन्म लेते ही उसमें सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है और जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है दोस्तों, वैसे वैसे वह एक सामाजिक प्राणी बनते चला जाता है। इस प्रकार से यह सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं आदि में परिपक्व हो जाता है वो बालक। तो देखते हैं कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है। अब इसके तहत बात करेंगे तो देखिए, इसमें पॉइंट वाइज मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है उसके अंतर्गत मैं आपको बात करता हूँ। देखिए, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत जो पहला पॉइंट है वह है कि विद्यालय शिक्षा का महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ तथा सक्रिय साधन है। बालक के समाजीकरण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ परिवार के बाद छात्र सबसे अधिक समय बिताता है। अब देखिए, शिशु के लिए विद्यालय जाने का अर्थ विकास करना होता है। यानी जब बालक जो है विद्यालय जाना शुरू करता है तो जाना ही जो प्रक्रिया है ना, वो विकास करने की प्रक्रिया है। यानी अपने विकास के लिए वो विद्यालय जा रहा है। घर में रहने वाला शिशु जब अपने साथियों को देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शिशु जब अपने साथियों को विद्यालय में जाते देखता है तो उस समय की प्रतीक्षा करने लगता है जब वह विद्यालय जाएगा। अब देखिए, कोई बच्चा जो है वो विद्यालय जाने के पहले की उम्र से गुजर रहा है और एक बच्चा जो है उसके साथ रहने वाला वो विद्यालय जाने की उम्र में पहुंच गया, वो विद्यालय जा रहा है। इस स्थिति में वो बच्चा जो विद्यालय जाने की अवस्था में नहीं आया है, वो इंतज़ार करता है कि वह कब विद्यालय जाएगा। तो देखिए, बच्चे विद्यालय के प्रति निष्ठावान होते हैं, हमेशा विद्यालय के प्रति निष्ठावान होते हैं एवं यहाँ जाकर विविध दायित्वों को सीखते हैं। बहुत सारे दायित्व उन्हें निभाने पड़ते हैं विद्यालय में एक छोटे स्तर पर, और ये जो है यही तो समाजीकरण है। तो यहीं पर वह अपने अन्य सहपाठियों के संपर्क में आकर बहुत सी नई नई बातें सीखता है। यहाँ पर उसका परिचय जो है अपने शिक्षकों से होता है और शिक्षकों के द्वारा ही वह समाजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। अगले क्लास में दोस्तों मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा कि शिक्षक की क्या भूमिका है समाजीकरण में, बच्चा पर कितना प्रभाव पड़ता है शिक्षक का समाजीकरण की प्रक्रिया में। शिक्षा के बारे में और शिक्षक के बारे में हम लोग अगले क्लास में कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए, अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो विद्यालय में बालक पाठ्यक्रम के साथ साथ खेलकूद एवं अन्य क्रियाकलापों में भी भाग लेता है। इस तरह बालक जो है निरंतर एक क्लास से दूसरे क्लास में बढ़ता रहता है और इसी क्रिया में उसके समाजीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा प्रभावशाली होती रहती है। विद्यालय समाजीकरण का सक्रिय साधन है। शिक्षा जो है दोस्तों, नियमित शिक्षा विद्यालय के अभाव में देना संभव नहीं है। ऐसे अभी आप देखिए, अभी कोविड-19 का समय आया और इस कोविड-19 में जो ऑनलाइन क्लास चले, उस क्लास को और आज जो विद्यालय में बच्चे जा रहे हैं, आज के दोनों को मिलाइए, दोनों को कंपेयर कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि विद्यालय के अभाव में नियमित शिक्षा देना संभव नहीं है। विद्यालय के औपचारिक साधन होने के संबंध में जॉन डीवी का मत है कि बगैर औपचारिक साधनों से इस जटिल समाज में साधन एवं सिद्धांतों को हस्तांतरित करना संभव नहीं। यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति के द्वार खोलता है जिसको बालक
दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं करते। अब यहाँ पर एक एक करके हम लोग विद्यालय के परिभाषा पर भी चर्चा करेंगे। ऐसे मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ, एक बार फिर इसको हम लोग देखेंगे। तो चूँकि हम लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इसकी चर्चा लाजमी है। अब देखिए, जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी ने क्या कहा है, विद्यालय ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के गुणों तथा विशिष्ट क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा बालक के अंतर्निहित के विकास के लिए दी जाती है। तो ये किनका कथन है? जॉन डीवी के अनुसार। अब उन्होंने जिस तरह से विद्यालय को परिभाषित किया, आगे बहुत सारे जो ये शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने भी अपना मत दिया है, और उसमें मैं आपको एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, टीपी नन के अनुसार, टीपी नन ने कहा कि विद्यालयों को प्रमुख रूप से ज्ञान देने वाले साधन के रूप में नहीं, वरन उस स्थान के रूप में समझा जाना चाहिए जहाँ बालक का विकास होता है तथा वे क्रियाएं विस्तृत संसार में बहुत महत्व की होती है। इस बड़े संसार में ये जो क्रिया जिससे बालक का विकास होता है वो बहुत महत्व का होता है संसार के लिए। ये बातें टीपी नन ने कहा है। अब रॉस ने क्या कहा है? रॉस ने कहा है कि विद्यालय वो संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य के द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता तथा बालकों की तैयारी में सहायता प्राप्त हो, इसीलिए विद्यालय का निर्माण किया गया है। ये बातें कही हैं रॉस ने। किन्होंने कही है? रॉस ने। अब देखिए, अब इतने सारे परिभाषा देख लिए विद्यालय का, अब इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, उक्त परिभाषा से कुछ तथ्य स्पष्ट होते हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण का नाम है, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पर संपन्न होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं ना, बालक के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, उत्तरदायी हैं। विद्यालय बालक के विकास का एक केंद्र है और विद्यालय बालक को समाजीकरण के योग्य बनाने वाली संस्था है। हम लोग यहाँ समाजीकरण की बात कर रहे हैं। तो विद्यालय का समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है दोस्तों, महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट में देखते हैं तो क्या है। तो समाजीकरण हेतु विद्यालय के कार्य। अब देखिए, समाजीकरण हेतु विद्यालय के क्या कार्य हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट देख लीजिएगा, तब हम लोग जब इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे, इसके कारकों के बारे में बात करेंगे, उसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, यह चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, समाजीकरण हेतु विद्यालय के कार्य देखते हैं। तो देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि विद्यालय ही वह स्थान है दोस्तों जहाँ परिवार के बाद छात्र अधिक समय बिताता है। ऊपर के पॉइंट में भी मैंने आपको ये बातें बताई थी। अब देखिए, संक्षेप में कहा जाए तो समाजीकरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। संक्षेप रूप में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, फिर अगले क्लास में इसको डिटेल में भी देखेंगे। तो देखिए, विद्यालय को चाहिए कि वह समय समय पर बालकों के शोभनीय व्यवहार के लिए उन्हें पुरस्कृत करने और अशोभनीय व्यवहार है उसके लिए दंडित करने की व्यवस्था करें। अब दंड से तात्पर्य ये नहीं है कि बच्चों को पीटना मारना, ये जरूरी नहीं है। दंड के प्रकार हैं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऐसा दंड जिससे बच्चे के मानसिक और शारीरिक रूप से जो क्षति पहुंचाए, वैसे दंड के ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो दंड इस तरह से हो जो उस समाजीकरण से अलग, वो बच्चा अगर भटक रहा है तो उस दंड से उस रास्ते पर आ जाए, उस समाजीकरण के रास्ते पर आ जाए। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। अब जो दूसरा टॉपिक है, पॉइंट है, माफ़ कीजिए, वह है कि बालक का सही दिशा में समाजीकरण के लिए विद्यालयों को देखिए क्या क्या करवाना चाहिए ताकि बच्चा प्रोत्साहित हो। तो विद्यालयों को नाटक, वाद विवाद और बहुत सारे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं क्या है कार्य के रूप में, विद्यालय के कार्य के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। तो विद्यालयों को समाज का एक लघु रूप स्वीकार किया जाता है, निश्चित ही।
इसलिए विद्यालयों को चाहिए कि वह अपने यहाँ ऐसा सामाजिक वातावरण तैयार करें जो समाज की परिस्थितियों के अनुकूल हो और उसमें रहते हुए बालकों का समाजीकरण समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल ही संभव हो सके। ये है विद्यालयों के समाज के प्रति तीसरा कार्य, समाजीकरण के लिए तीसरा कार्य। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 पर चर्चा करते हैं कि 4 क्या है। तो देखिए 4 जो है कि विद्यालयों को चाहिए कि वह ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिससे बालकों में समानता, सहयोग, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के गुणों का विकास संभव हो सके। विद्यालय में ऐसे समाज सेवा संकायों की स्थापना की जानी चाहिए जो देश पर विपत्ति के समय, ध्यान दीजिए, देश पर विपत्ति के समय समाज सेवा में आगे आए। इससे बालकों के सही दिशा में समाजीकरण में सहायता मिलेगी। दोस्तों, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिससे बच्चों में समाजीकरण की भावना के लिए उन्हें प्रेषित किया जाता है, उन्हें उसके लिए तैयार किया जाता है, साथ ही समाज सेवा के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 6 जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए छठा पॉइंट जो है वो कहता क्या है कि विद्यालयों को अपने छात्रों को समाज की भलाई के लिए उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, समाज की भलाई के लिए। अब देखिए इसके लिए करना क्या है, इसका एक अच्छा उदाहरण है श्रमदान। दोस्तों, विद्यालयों को चाहिए कि वह समय समय पर श्रमदान के माध्यम से बच्चों में, ये देखिए यहाँ पर ये श्रम होगा, श्रम के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करने का प्रयास करें। देखिए विद्यालयों को चाहिए कि वह अपने यहाँ ऐसे कार्यक्रमों को भी लागू करे, मैं 7 नंबर पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, जिसमें बालकों में सामाजिक व व्यावसायिक कुशलता बढ़ सके और उनका सही दिशा में समाजीकरण संभव हो सके। तो यह था विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया का पहला क्लास। दूसरे क्लास में मैं आपको इसके विभिन्न कारकों की भूमिका एवं उसके प्रभावों के बारे में आपको बताऊंगा।